ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट की बात करते हैं। जॉइंट ऑडिट ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, क्या बात करेगा? सिंपल सा ऐसे है बट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहते हैं कि जॉइंट ऑडिट अगर होने जा रहा है, यानी कि जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट अगर होने जा रहा है तो हम करेंगे कैसे, यानी कि उसका प्लानिंग कैसे करते हो आप? जॉइंट ऑडिट में सारे ऑडिटर मिलकर सारे काम करते हैं क्या? नहीं। एलोकेशन ऑफ वर्क आप करते हो या फिर कॉमन एरियाज अगर आप देखते हो तो आप सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हो, फिर आप स्कोप ऑफ वर्क देखते हो, एलोकेशन ऑफ वर्क देखते हो, फिर जो हमने अपना काम डिवाइड वगैरह कर लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होती है, फिर आप इसकी जो रिपोर्ट है वो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट आप दोगे या सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आप दोगे, कैसी रिपोर्ट दी जाएगी इसके बारे में बताया गया है। और अगर कोई भी एक बंदा काम करता है, क्या उसका काम कोई बंदा रिव्यू करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में बताया गया। 299 इज ईजी एंड सिंपल बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 299 के सबसे पहले जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑडिट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एक मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर कर रहे हैं मिलकर, तो उसको हम जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कि ऑडिट प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान का जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाएगा? तो इन्होंने कहा कि ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आप देखो ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जॉइंट ऑडिटर 3-4 होंगे बंदे, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे बैठ के, वो कर रहे होंगे कि ठीक है देखो ये वाला एरिया मैं कर लूँगा, ये वाला एरिया मैं कर लूँगा, ये वाला एरिया हम कर लेंगे, और फिर कहते हैं कि ये वाला एरिया कुछ इंपॉर्टेंस है या प्राइस पीक के हैं तो ये हम सारे मिलकर कर लेंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ऑडिट टीम भी जाते हो ना, तो एज ऑडिट टीम आप जब जाते हो काम करने तो हम डिवाइड कर लेते हैं वर्क अमंग अवर्सेल्स, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये कर लेना और ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम लोग साथ में बैठ के देख लेंगे इसको, ऐसे करके। ठीक है, तो यही हो जाएगा। सबसे पहला ऑडिट प्लान जब बनाते हो इसका तो क्या करोगे, आप ऑडिट एरियाज को डिवाइड कर लोगे, कॉमन एरियाज जो होंगे उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बेसिस पे आप उसको रख लोगे। ठीक है, फिर निकल के आता है कि चलो ऑडिट का आपने डिवीजन कर दिया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तय करेंगे कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे हैं क्या, या हम प्लान करेंगे टाइमिंग ऑफ ऑडिट हम क्या रखने वाले हैं, कब ऑडिट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो आपस में डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप एंगेजमेंट टीम के तौर पे एक ऑडिट का कर रहे होते हो ना, वही आप जॉइंट ऑडिटर मिलकर करते हो प्लान करते वक्त। सिंपल सा, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो एरियाज, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज हमने कर लिया, कॉमन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, प्लान वगैरह कर लिया। फिर अगर मान लीजिए किसी एक पर्सपेक्टिव, अगर ऑडिट टीम में कोई बंदा होता है जिसके पर्सपेक्टिव से फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपका ये जो पर्टिकुलर बनने वाला है ना, ये पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या वो बोलता है कि स्टॉक ऑडिट इसका बहुत ज़्यादा प्राइम कंसर्न का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है उसमें। ऐसे जॉइंट ऑडिटर में किसी का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी चीज़ में कुछ एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जांपल कोई जीएसटी के बेस्ट ऑडिटर है तो वो बता सकते हैं कि इनपुट के केस में ना ऐसे करके आ रहा होगा, इनपुट का बोला हुआ है कि 105% ले सकते हो, लेकिन प्राइम प्रैक्टिस है कि वो पूरे के पूरे क्लेम कर लेते हैं टू के हिसाब से, ऐसे करके वो बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा पहला तो आपने क्या किया, आपने जो भी एरिया से कॉमन एरियाज आपस में एलोकेट वगैरह कर लिए, दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए कैसे हमें करना है, प्लान वगैरह कर लिया ऑडिट का। ठीक है, तीसरा, अगर कोई एक जॉइंट ऑडिटर किसी चीज़ को प्राइम मानता है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है तो वो कम्युनिकेट करेगा उस चीज़ को अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, जो भी उसको सिग्निफिकेंट लग रहा है कोई भी काम, तो वो सारी की सारी टीम को वो चीज़ बता देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप अपने अपने एरियाज़ का ऑडिट वगैरह करते हो, आप समझते हो, प्रीलिमिनरी ऑडिट करते हो। तो इन्होंने कहा जो प्रीलिमिनरी ऑडिट आप करके आओगे या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट आप करके आओगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो साथ में बैठ के देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, किसका क्या है, किसी को कोई डिस्कशन की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी के बेस पे आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज आप देखते हो कि कैसे हमें अपने ऑडिट टीम लगानी है, कब काम करवाना है, कैसे करवाना है। तो ऑडिट प्लान जैसे आप बेसिक कर रहे हो तो वैसे यहाँ पे करना है, कुछ ज़्यादा वो उसमें नहीं है। जॉइंट ऑडिट के केस में ऑडिट प्लान आपका सिंपल रहने वाला है। ऑडिट प्लान की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान की, सबसे पहले उन एरियाज़ को डिवाइड कर लो जो सबके अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क कर लो, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ जो कॉमन एरियाज में सब काम करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले ऑडिट के, उसके बाद हम टाइमिंग क्या रखेंगे ऑडिट की, प्लान करेंगे, नेचर ऑफ ऑडिट। ठीक है, तीसरा, एंटी ऑफ रिसोर्सेज हमने देख लिया। चौथा, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज हम करके आ रहे हैं तो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ का हमने साथ में डिस्कशन कर लिया। पांचवा, किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टी के हिसाब से, एंगेजमेंट मेंबर के हिसाब से कोई चीज़ है जो उसके व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की, तो वो सभी को कम्युनिकेट कर देगा, गाइड कर देगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑडिट प्लान को डेवलप कर लिया। अब एलोकेशन ऑफ वर्क कर लो। एलोकेशन ऑफ वर्क यानी कि जो आपको कॉमन एरियाज थे, कॉमन एरियाज पे जो हमारी थी कॉमन एरियाज हम आपस में करेंगे बैठ के, उसको बाद में आपस में कर लेना, साथ में कर लेना काम बैठ के, और जो हमने डिवाइड कर देते काम, डिवाइड हम कर देंगे। डिवाइड हम कैसे करेंगे, डिवाइड हम करते हैं ऑडिट के टर्म्स में। जैसे हमने बोला कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बीआरएस की जो बैंक का जो भी हिस्सा है वो सर का सारा आप देख लीजिएगा। इसके बाद टीडीएस के जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो आप देख लीजिएगा, जीएसटी के कंप्लाइंसेस आप देख लीजिए, ऐसे हमने कर दिया। अब मान लो उस पर्टिकुलर फर्म में या इंडस्ट्री के नेचर में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जीएसटी का है 24-25 आपके पास निकल के आते हैं कि ऐसे ब्रांचेस हैं या सब ऑफिस है, उसका आप क्या करने वाले हो, ऐसे क्या करने वाले हो। ठीक है, सब जगह थोड़ी ना करो। तो उन्होंने कहा कि असेट्स के बेस पे भी आप एलोकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे एप्लीकेबल नहीं है तो असेट्स के बेस पे, लायबिलिटी के बेस पे, इनकम के बेस पे, एक्सपेंडिचर के बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है,
इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलोकेटेड, यानी कि जो आपने ऑडिट प्लान डेवलप किया था उसके बाद आपने जो वर्क अलोकेशन किया है मेन, तो वर्क का जो आपने एलोकेशन किया आपस में, जो कॉमन एरियाज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा और उसको डॉक्यूमेंटेड करके सारे के सारे ऑडिटर्स साइन कर देंगे। साइन करने के बाद दो चार्ज विद गवर्नेंस को आप ये पहुँचा दीजिएगा। अच्छा, इसके क्या हेल्प क्या होने वाली है, इससे क्या होने वाला है, हर ऑडिटर को अपना स्कोप वर्क पता होगा, हर जॉइंट ऑडिटर को अपना स्कोप ऑफ वर्क भी पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, और साथ ही में बाद में कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा, ना ही जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में, ना ही जॉइंट ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, कि कॉमन एरिया क्या था, हमें क्या काम करना था क्या नहीं करना था, कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होना है, ना इसको वर्क से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होना है और ना ही उनके आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होना है। ठीक है, फिर निकल के आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही थी कि आपने मतलब जो वर्क अपने आपस में डिवाइड किया था, तो जो वर्क आपने डिवाइड करके अपने पास रखा था उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब निकल के आता है कि जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल आप किसके लिए रहेंगे, मतलब जॉइंट ऑडिट हो रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे ये ना देखो आप खुद वाला डॉक्यूमेंट चेक कर लो और वर्क एलोकेटेड में ना लिखा हुआ है कि हम सिर्फ BRS के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर BRS, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपने लिखा हुआ है उसमें तो भी जॉइंटली एंड सेवरबली आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए, रिस्पॉन्सिबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कि हमने कुछ भी स्टैट्यूट्स का फॉलो किया कि नहीं किया, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। इसके बाद SS का फॉलो किया कि नहीं किया, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो जो उसमें कॉमन एरियाज लिख लिए थे या डिवाइड नहीं किया था उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। और अगर कोई जॉइंट ऑडिटर, जैसे हमने बोला था ना कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का डिस्कशन करेगा, कोई जॉइंट ऑडिटर कोई व्यू पॉइंट्स आपके सामने रखता है लाके, तो उसके लिए सभी बंदे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो 6 पॉइंट्स होंगे जिसके आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। स्टैट्यूट की तरफ से कुछ बोला गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, SS की तरफ से बोला गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, फिर आपने FRF के हिसाब से है कि नहीं उसके लिए आप सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और साथ में कॉमन एरियाज अनडिवाइडेड वर्क के लिए और कोई बंदा अगर सबके सामने लाता है तो उसके लिए सभी बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉइंट ऑडिटर की, जॉइंट ऑडिटर की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम उसका था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जॉइंटली एंड सेवरबली वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सारे के सारे होते हैं। और NTE डिटरमिन करना, किसका NTE, जो काम उसको मिला था उसका नीचे टाइमिंग एक्सटेंड डिटरमिन करना और उसकी इंटरनल कंट्रोल वगैरह को इवैल्यूएट करना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है, सही से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, उसके लिए वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब निकल के आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग का मतलब होता है ऑडिट को हम कंक्लूड कर देंगे और रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो जॉइंट ऑडिट पे आप बैठे हुए थे, आप सभी ने अपना अपना हिस्सा दिया, आप सभी ने अपना अपना कॉमन एरिया वगैरह निकाला, ऑडिट रिपोर्ट बन गई। अब मान लीजिए कि 8 बंदों ने मिलकर ऑडिट किया था, 7 बंदे कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, एक बंदा कह रहा है नहीं ठीक है, तो क्या मेजॉरिटी के हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे? यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जॉइंट ऑडिटर्स हैं अगर वो सहमति चाहते हैं तो वो सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है वो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पर इशू की जा सकती है। और जो जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट दी है वो अदर मैटर पैराग्राफ में स्पेसिफाई करेंगे कि इसके लिए एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी दी गई है और वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साथ में आपकी एनेक्स की जाएगी। ठीक है, तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट वैसे आपकी इशू की जा रही है, लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट पे तो वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर सकता है। अच्छा, क्या एक का काम दूसरा बंदा रिव्यू करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बंदा जो आपने डिवाइड कर लिया काम, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप कोई एंगेजमेंट टीम बैठे हो तो एंगेजमेंट पार्टनर सबका रिव्यू करेगा। यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि भाई अलग अलग ऑडिटर्स थे, दे आर और एवरीवन इज ऑडिटर। तो आप क्या करो, जो एलोकेट हो गया काम, रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए आपने साइन वगैरह करके भेज दिया था। और सिविलली रिस्पॉन्सिबल आप किस चीज़ के लिए थे, वो तो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से, स्टैट्यूट के हिसाब से तो आप सभी बंदे रिस्पॉन्सिबल थे ना, उसके लिए आप रहेंगे ही रहेंगे। इतनी ऐसे नंबर 2 इंडियन।